नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज का जो करंट अफेयर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के जो हॉट टॉपिक रही है, पहला टॉपिक आपका GS2 का टॉपिक है। इस पर हम इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है ये है खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। जो खासी लोग होते हैं, खासी जयंती और खासी जैसे कि दो हिल्स हैं, ये पहाड़ है। मेघालय डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ईस्ट का, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट की छोटी सी स्टेट है, वहाँ पे जयंती और खासी और जयंतिया दोनों पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो खासी ट्राइब्स की प्रॉपर्टी जो लेकर एक इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल आया है, बिल रखा गया है 2021 में। एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर जहाँ पे मैटरनल डिक्टेटरशिप चलती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ डिक्टेटरशिप कह लो या अधिकार कह लो या अथॉरिटी समझ लो, एक तरीके से फीमेल की अथॉरिटी ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में, तो इनको इक्वल करने की बात करी गई है। सपोज अगर कोई इंसान, कोई लड़का है, वो शादी करता है किसी लड़की से, तो उसको ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। और अगर किसी के लड़कियां नहीं हैं, सपोज लड़की नहीं पैदा होती हैं, तो उस लड़के की जो टोटल प्रॉपर्टी होगी, उसका जो मालिकाना हक होगा, वो उससे क्या बोलते हैं, जो उसकी वाइफ होगी उसके माँ के भाई के नाम पे चला जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, पूरा मैटरनल सिस्टम है पूरा। जैसे इधर पैटर्नल होता है, वहाँ पूरा मैटरनल सिस्टम है, तो वहाँ उनको इक्वल करने की बात करी गई है। A district autonomous council in Meghalaya announced that it would introduce the Khasi Inheritance of Property Bill 2021. It is aimed to equitable distribution of parental property among siblings in the Khasi community. तो इन्होंने यही बोला है कि जो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉपर्टी को, जितने भी सिबलिंग्स होंगे उन सब के बीच में। इफ़ इम्प्लीमेंटेड, यदि यह लागू हो जाता है, द बिल वुड मॉडिफाई एन एज ओल्ड कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द मैट्रिलिनियल खासी ट्राइब। अगर ये साबित हो जाता है, तो जो अब तक जो मैट्रिलिनियल, जो मातृपक्ष की ट्रेडिशंस हैं, जो अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनके ऊपर अब ये लागू कर दिया जाएगा। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी अमंग सिबलिंग्स बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये बिल बात करता है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मेल और फीमेल को के बीच में। इस बिल के आने के बाद लेट पेरेंट डिसाइड हु दे वांट देयर प्रॉपर्टी टू इनहेरिट, और ये पेरेंट्स के ऊपर ही निर्भर होगा कि वो मेल को इनहेरिट करना चाहते हैं, फीमेल को इनहेरिट करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फीमेल्स पेरेंट्स के ऊपर डाल दी जाएगी ये बात। प्रिवेंट अ सिबलिंग फ्रॉम गेटिंग पेरेंटल प्रॉपर्टी इफ दे मैरी अ नॉन खासी एंड एक्सेप्ट द स्पाउसेस कस्टम एंड कल्चर। और ऐसे सिबलिंग्स को मतलब प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जाएगा जो कोई नॉन खासी पीपल से शादी वादी करता है और अपने पार्टनर के जो संस्कार हैं, जो कल्चर एंड कस्टम्स हैं, उनको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि इन्होंने झोल कर दिया है, ये कुछ थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है कस्टम, अपने पार्टनर के कस्टम एंड कल्चर को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इसको कौन डिफाइन करेगा, आई डोंट नो। ठीक है, नीड फॉर दिस बिल, इसकी जरूरत क्या थी बिल को बनाने की। मैनी टाइम्स बॉयज आर नॉट एबल टू टेक लोन बिकॉज देयर इज नो कोलेटरल टू शो। समटाइम्स व्हेन अ कपल हैज नो चिल्ड्रन देयर इज नो जेन्युइन हियर एंड क्लेम टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी एज पर कस्टम्स। इट लीड टू अ नंबर ऑफ लिटिगेशन बाय चिल्ड्रन अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। देखिए इसमें बहुत सारे झोल थे, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बॉयज़ हैं वो कभी कभी ये लोन लेना चाहें अगर किसी बिजनेस के लिए, तो उनको लोन नहीं मिल पाता था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में उनका कुछ अधिकार ही नहीं होता था, उनके पास कुछ होता ही नहीं था। और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी आगे चल के एक क्लेम्स ले लेता था, तो वो भी बेचारे समस्याओं से जूझते थे, उनको भी आगे चल के कुछ नहीं मिलता था। तो इसलिए ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी। बट वाई डज द मैट्रिलिनियल सिस्टम इन मेघालय रियली एम्पावर वुमेन। लेकिन ये मैट्रिलिनियल सिस्टम जो है, ये जो मातृ प्रथा है, ये इतना ज़्यादा मतलब बहुत कम ही तरीके से कुछ खास वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है? कस्टडियनशिप इज ऑफन मिसकंस्ट्रक्टेड एज ओनरशिप वेस्टेड इन जस्ट वन पर्सन, दैट इज द यंगेस्ट डॉटर। This custodianship comes with the responsibility to the care of aged parent, unmarried or destitute siblings.
and other clan members. Moreover, the custodian cannot buy or sell the land without taking permission from her maternal uncle. Also, most of the property clan property और community property. देखिए जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी है वो क्लैन और कम्युनिटी को ही दे रखी है, उसका जो मालिकाना हक है, और जो दिखाया भी जाता है मालिकाना हक वो भी दिखाया जाता होता है एक सब घर की सबसे छोटी बेटी के पास। और वो उस मतलब प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है जरूर बेटी के पास, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकती अपने मामा की सलाह के बगैर। तो ये ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है, मैटरनल अंकल के सलाह के बगैर नहीं बेच सकती, ठीक है। अब जो मैटरनिटी इन मेघालय मतलब जो मातृवाद है, जो मातृत्व प्रथा है, ये किस किस में है, मतलब किन किन ट्राइब्स में है। स्पेशली 3 ट्राइब्स में पाई जाती है, गारो, जैंतिया एंड खासी। ये तीनों पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, गारो, जैंतिया एंड खासी, मेघालय की। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको 3 ट्राइब्स में डिवाइड किया गया है, खासी, जैंतिया एंड गारो। तो इन्हीं तीनों में मोस्ट प्रोबेबली ये पाई जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉर इनहेरिटेंस। इन दिस सिस्टम lineage एंड डिसेंट आर ट्रेस्ड थ्रू द मदर्स क्लेन। और यहाँ पे जो पहचान होती है वो माँ के गोत्र से करी जाती है, ठीक है। हेयर द चिल्ड्रन टेक द मदर्स सरनेम, यहाँ माँ का ही सरनेम लगता है। द हस्बैंड्स मूव इन टू हिज वाइफ्स हाउस, और शादी करके हस्बैंड को वाइफ के घर में जाना पड़ता है। एंड द यंगेस्ट डॉटर, उसको खातदू बोलते हैं, ऑफ द फैमिली इज बिक्विटेड एंड फुल शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल एंड क्लैंस प्रॉपर्टी। जो सबसे छोटी बेटी होती है उसके ही हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन वो सेल नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती जब तक कि उसको उसके मामा परमिट ना कर दें, ठीक है। मामा की परमिशन लगती है क्योंकि सारा मैटरनल सिस्टम है, ठीक है। दिस इनहेरिटेंस ट्रेडिशन अप्लाइज ओनली टू द एंसेस्टर और क्लैन कम्युनिटी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन विद द फैमिली फॉर द ईयर्स। ये उसी प्रॉपर्टी पे लगता है जो कि उनकी किसी की पारंपरिक या आनुवंशिक तरीके से चली आ रही प्रॉपर्टी है, कई सालों से फैमिली दर फैमिली चली आ रही, उसी प्रॉपर्टी पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। इन दिस ट्रेडिशन सेटअप, इफ अ कपल डज नॉट have any daughter, then the property goes to the wife's elder sister and her daughter. If the wife does not have sister, then the clan usually take over the property. देखिए अगर मान लो कोई कपल है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सॉरी उसके पास कोई डॉटर नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी होगी वो जो वाइफ है उसकी जो बड़ी बहन है उसको और उसकी बेटियों को चली जाएगी, उसकी बेटी को चली जाएगी। अगर कोई सिस्टर भी नहीं है सपोज, तो ये जो क्लैन है, जो गोत्र वाले लोग हैं, वही पूरी मतलब जो कम्युनिटी है वही लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। तो ये आर्टिकल था आपका मेघालय से रिलेटेड। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशन का है, इंडिया एंड इट्स नेबर में टॉपिक के अंदर आएगा। ये चाइना ताइवान रिलेशन की बात करी गई है कि जो चाइना है, अभी यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऑफिशियली डेलीगेशन के पास करी है, ताइवान के सपोर्ट में लोग आए हैं, ठीक है। तो ताइवान पे वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना चाह रहा है पूरे ताइवान पे कब्जा करना। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप ताइवान की लोकेशन देख लीजिए। ये ताइवान की लोकेशन है, टाइपी यहाँ की कैपिटल है। बहुत कम ही कंट्री ऐसी हैं जो इसको एक देश मानती हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम भी ताइवान को चाइना का ही एक तरीके से पार्ट ही मानते हैं। अभी भी हमने ताइवान की एम्बेसी को एक ऑफिशियल एम्बेसी का दर्जा नहीं दिया है। अभी लिथुआनिया एक कंट्री है छोटी सी, उसने ये दर्जा दे दिया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी ताइवान को कंसीडर नहीं करते, हालांकि इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है कि ताइवान को कंसीडर करे और ताइवान को एक अच्छा अलग देश माने और उसकी एम्बेसी और उनके साथ हम अपने खुद के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें। लेकिन चाइना कह रहा है वन चाइना पॉलिसी के तहत ये ताइवान चाइना का ही भाग है, और चाइना ताइवान पे अटैक कभी भी करके उसको मर्ज कर सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट है इनकी खुद की, लेकिन चाइना के सामने वो लोग नहीं टिक पाएंगे। तो हो सकता है इन फ्यूचर चाइना, और ये बहुत इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज भी हैं कि चाइना अटैक करके ताइवान पे पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है। अगला जो है वो हमास और गाजा स्ट्रिप के बीच, हमास और गाजा का है। ये जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें बस ये जानना है कि हमास और गाजा का क्या सीन है। हमास और गाजा दो पार्ट हैं, से क्या बोलते हैं, पैलेस्टाइन के, जिनमें जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, गाजा पट्टी वाला एरिया है, उसका कॉन्फ्लिक्ट इजराइल से बना रहता है। तो उसी के बारे में, इसी के लिए चर्चा में था, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, बस आपको गाजा, हमास और वेस्ट बैंक की ये जो एरिया हैं, ये आपके पैलेस्टाइन के एरिया हैं बचे हुए हैं, और बाकी जो पार्ट है पूरा इजराइल का पार्ट है, ठीक है। इस पिक्चर में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। ये 1946 के समय की बात है, जब इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था।
ये जो वाइट वाइट आप देख पा रहे हैं, ये इज़राइल, लैंड ऑफ ज़्यूस बोली जाती थी, इस एरिया को इज़राइल बोलते थे। लेकिन धीरे-धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। आज ये ग्रीन वाला पहले पैलेस्टीन था, आज ये वाइट वाला पैलेस्टीन इज़राइल हो गया है। देखिए कितना बड़ा, और पैलेस्टीन बस ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये बचा है। तो इस एरिया को बोलते हैं हम वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप में एक हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बहुत सारी कंट्री टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मानती हैं, जो कि इज़राइल पे अटैक करता रहता है। ठीक है, तो आज पैलेस्टाइन बिल्कुल सिमट के रह गया है। और ये देखिए, ये है जो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे है जेरूसलेम नाम का शहर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, जिसके पीछे पूरी लड़ाई है इन दोनों की। ठीक है, ये असल में 3 धर्मों का जो अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों मुस्लिम, ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, इनका ये हब है। यहाँ पे तीनों के पवित्र स्थल हैं, इसलिए इस प्लेस पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये गोलान हाइट वाला एरिया है, इस पे इज़राइल ने कब्जा कर लिया था एक टाइम पे, सीरिया का पार्ट है, फिर इज़राइल ने लौटा दिया था इनको। ठीक है, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है। ठीक है, ये आपका जॉर्डन वाला पोर्शन है इधर, और इधर इजिप्ट है, इधर सऊदी अरबिया है। ठीक है, ये जो गाज़ा है, गाज़ा के बारे में एक और बात बता दूं, यहाँ पे 70% लोग वो हैं जो रिफ्यूजी हैं। ठीक है, इधर उधर से भाग के आए हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपकी है स्टबल बर्निंग से। जो पराली जलाई जाती है उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन तो हमारे लंग्स को होता है और हमारी आइज़ को होता है, और जो बुजुर्ग हैं स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा होता है। अस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के ऊपर ही रिस्की माना जाता है, लेकिन 500 क्रॉस दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे अभी मैं जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में 500 के ऊपर अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। तो लेकिन इसके लिए इसमें देखो जिम्मेदार कौन है, हम क्लियरली तो नहीं कह सकते, ना हम किसान को जिम्मेदार कह सकते हैं, ना ही हम डायरेक्टली सरकार को जिम्मेदार कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों को मिल बांट के इसमें कुछ ना कुछ प्रोविजंस निकालने चाहिए। जो एक स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, अब किसान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसको अलग तरीके से डील कर सके, और सरकार भी इतना खर्च नहीं करना चाहती कि उसको अलग तरीके से डील किया जा सके। तो हकीकत ये भी है कि सरकार भी बच रही है, और सब ऐसा ही चल रहा है। मजबूर आदमी, गरीब आदमी और शरीर से कमजोर आदमी इसमें पिस रहा है, और एक दूसरे पे लोग ब्लेम गेम लगा रहे हैं। ठीक है, बस यही है। और स्टबल बर्निंग में इतना कुछ नहीं है। बस अगर आपका मान लो रिटर्न में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारों ने क्या क्या इनिशिएटिव निकाले हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, गौथान क्या है, और जैसे छत्तीसगढ़ ने एन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बाय सेटिंग अप गौथान नाम के जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ मॉडल है, इसको खत्म करने के लिए 2-3 चीजें मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए, वरना एनजीटी क्या कहती है, एनजीटी का क्या रोल है, ये पता होना चाहिए। बस ज़्यादा तो इसमें कुछ खास है नहीं। अगला है आपका जो ये प्रीलिम्स बेस्ड का टॉपिक है वनियार्स। वनियार्स क्या है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। वनियार आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी इन तमिलनाडु। दे हैड रेज्ड massive protest in mid 1980s demanding 20% reservation in the state and 2% in the central services. वनियार जो है, वनियार एक बहुत बड़ी ट्राइबल, इसको लार्जेस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्होंने 1980 के दशक में डिमांड भी करी थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए थे कि इनको 20% रिजर्वेशन दिया जाए राज्य सरकार में, तथा 2% इनको रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाए। अब ये न्यूज़ में क्यों थे? Madras High Court has caused the 10.5% special internal reservation provided by the Tamil Nadu government to Vanias and most backward castes. Court said the quota was ultra vires in the constitution. तो अभी क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इनकी स्पेशल कोटा जो था, कोटे की जो मांग थी स्पेशल इंटरनल रिजर्वेशन की, और बोला कि कोटा वाज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोटा इंटरनल कोटा नहीं मिल सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वनियार कहाँ पाए जाते हैं और ये किस लिए फेमस न्यूज़ में आए थे। ठीक है, कि मद्रास में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 20% रिजर्वेशन सेंट्रल स्टेट में और 2% स्टेट सेंट्रल में करने के लिए इन्होंने 1980s में के दशक में प्रोटेस्ट किया था। बस तो आज के जो मुख्य टॉपिक हैं वो यही थे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। 15 मिनट में आपने आज के दिन का जो भी हॉट करंट अफेयर था वो आपने पढ़ लिया। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।